हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 108। अब आगे। जल्दी ही अरमान ने अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ ऑफिस में एंट्री ली थी। सभी की नजरें ना चाहते हुए भी अरमान पर जाकर ठहर गई थी, क्योंकि अरमान को देखने पर ऐसा लगा करता मानो कि कितना ही खूबसूरत सा इंसान वहां चलकर आ रहा हूं। सब लोग सोचा करते थे कि अरमान दिखने में जितना ज्यादा हैंडसम, क्यूट और मासूम है, काश अंदर से भी उतना ही मासूम होता। लेकिन असल में अरमान को खूबसूरत हैंडसम चेहरे के पीछे कितना ज्यादा डरावना चेहरा छुपा हुआ था, इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अरमान ने केवल एक नज़र अपने ऑफिस के वर्कर्स की ओर देखा और सीधा अपनी पर्सनल लिफ्ट के थ्रू अपने ऑफिस के 12th फ्लोर पर पहुंच चुका था। मारिया और टाइगर दोनों ही 12th फ्लोर पर ना जाकर दोनों बीच में 11th फ्लोर पर रुक गए थे और अरमान सीधा अकेला 12th फ्लोर पर गया था। अगर अरमान की किसी से मीटिंग हुआ करती थी तो सबसे पहले अरमान के ऑफिस के मैनेजर टाइगर को कॉल किया करते थे। अगर नॉर्मल मीटिंग होती थी उसे देव अटेंड करता था और खास जरूरी मीटिंग अरमान अटेंड किया करता था। अभी के लिए देव अहमदाबाद गया हुआ था, वहां पर अरमान की दूसरी साइड थी। मारिया को ज्यादा लोग नहीं जानते थे क्योंकि मारिया आज पहली बार ही ऑफिस आई थी, लेकिन सब कुछ उसके लिए नॉर्मल था। ऑफिस देखकर या किसी तरह की कोई एक्साइटमेंट, दिलचस्पी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह केवल सपाट चेहरा लिए 11th फ्लोर पर रुक गई थी और अरमान की जितनी भी मीटिंग तैयारी थी उन सब को चेक करने लगी थी। वही मलाइका का जो कि अरमान के पर्सनल सेक्रेटरी थी। जैसे उसे इस बात के बारे में पता चला कि बॉस के साथ आज एक लड़की ऑफिस आई है, तो वह पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि उसने लास्ट टाइम अपने बॉस अरमान सिंघानिया को मॉल में आस्था के साथ देखा था और आस्था के जान लेने के लिए उसने एक सेल्स गर्ल को कुछ पैसों का लालच देकर उसे चेंजिंग रूम में बंद करवा दिया था, जिससे आस्था की जान तो नहीं गई थी लेकिन काफी हद तक उसकी जान पर बनाई थी। उसे तो यही लग रहा था कि उस दिन के बाद आस्था का काम तमाम हो गया होगा, लेकिन जब उसे आगे पता चला कि अरमान के साथ एक लड़की ऑफिस में आई है तो उसने सनकीपन में अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। उसके लंबे लंबे शार्प नाखून उसी के हाथों में गड़ने लगे थे और वहां से खून निकलना शुरू हो गया था। लेकिन मलाइका को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अरमान को वह एक दीवानगी की हद तक प्यार किया करती थी। वह ये भी जानती थी कि अरमान कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना तेज गुस्से वाला और एरोगेंट बिहेवियर वाला है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अरमान की डांट भी प्यार की तरह सुना करती थी। अब मलाइका जो कि 10th फ्लोर पर थी, उसके लिए वहां रुके रहना मुश्किल हो गया था। वह सबसे पहले जाकर उस लड़की से मिलना चाहती थी जो इस वक्त अरमान के साथ ऑफिस आए थी। जल्दी मलाइका कुछ फाइल्स हाथ में लिए 11th फ्लोर पर चली गई थी, क्योंकि 12th फ्लोर पर आज तक टाइगर के अलावा कोई नहीं गया था। अब मलाइका जैसे ही वहां आई और उसने टाइगर के ठीक पीछे खड़ी हुई बड़ी ही खूबसूरत लड़की को देखा, जो कि एकदम फॉरेनर की जैसी थी। उसके बाल एकदम ब्राउन थे, बड़ी बड़ी आंखें, साथ कैजुअल्स के कपड़े और उसने ब्लैक शर्ट्स उसने अपने पॉकेट में रखे हुए थे। उस लड़की के हर एक अंदाज हिस्से से एटीट्यूड झलक रहा था। वही मलाइका जैसी वहां गई और क्योंकि मलाइका ने बेहद पतली थी, साथ साथ उसके छोटे छोटे बाल जो कि उसके कंधों तक ही फैले हुए थे, और मलाइका एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर वहां आई हुई थी। अब जैसे ही उसने मारिया को देखा तो वह सोच में पड़ गई कि आखिरकार उसके बॉस को हो क्या गया है। लड़कियों से हमेशा दूर रहने वाला उसका बॉस अब अलग अलग लड़कियों को लेकर घूम रहा है। उस दिन मॉल में कोई और लड़की थी और अब यहाँ ऑफिस में कोई और लड़की है। तब मलाइका मन मन में सोचने लगी कि आखिरकार उसके बॉस को लड़कियों की लत तो नहीं लग गई है। तब फाइल हाथ में लिए जैसे ही मारिया ने मलाइका को देखा, मारिया अपने कोल्ड बिहेवियर में पूछने लगी, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? हालांकि टाइगर मलाइका को जानता था कि वह अरमान की सारी मीटिंग्स वगैरह सब हैंडल करती है और काफी सालों से वो यहाँ काम कर रही है। काम के मामले में वह एकदम परफेक्ट है। आज तक उसने अरमान को शिकायत का मौका नहीं दिया है। तब मारिया की रूडली आवाज सुनकर मलाइका की भवें तंग गई थी और वह फाइल लाकर उसने टेबल पर पटकी और मारिया के सामने खड़े होकर झल्लाते बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या तुम किसी को फैशन कंपटीशन में आए हो?
जो इस तरह से तुमने ये ड्रेसअप किया है, हाँ याद रखना हमारे बॉस मिस्टर अरमान सिंघानिया लड़कियों को घास तक नहीं डालते हैं, समझी तुम। मलाइका ने जैसे ही ये कहा मारिया को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई थी। वहीं टाइगर मलाइका की बात सुनकर अब मजे लेने लगा था, क्योंकि वह तो खुद मारिया से चिढ़ता था और अब जब मलाइका ने मारिया से इस तरह से बातें की तो टाइगर भी वहां जाकर खड़ा हो गया था। मलाइका जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो इस लड़की को कब से यही बातें तो बोले जा रहा हूं कि वह यहाँ ऑफिस में काम करने आई है या इस तरह से टशन झाड़ने आई है। टाइगर की बात सुनकर मारिया ने अपनी नजरें एक बार उठाकर उसकी ओर देखा, उसके बाद वह आराम से टांग पर टांग रखकर वहां पड़े हुए शानदार सोफे पर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशंस नहीं थे और अब तो मलाइका को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि वह मारिया से बातें कर रही थी, लेकिन मारिया आराम से जाकर बैठ गई थी। तब मलाइका गुस्से से मारिया के पास गई और उसकी बाजू को पकड़कर धमकाते हुए बोली, क्या तुम्हें सुनाई कम देता है? हाँ, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? किस बात का इतना एटीट्यूड है तुम में? तब मारिया अचानक से उठी और टाइगर के पास जाकर खड़ी हो गई थी और उसकी ओर देखकर बोली, टाइगर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे लोगों के फालतू सवालों के जवाब देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस लड़की को बोलो अभी और इसी वक्त चली जाए यहाँ से, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इसकी दशा की जिम्मेदारी खुद होगी। अब मलाइका गुस्से से दांत पीसकर उसके पास आई और मारिया की बाजू को पकड़कर बोली, मिस्टर टाइगर से क्या बात कर रही हो? जो बात करनी है मुझे करो ना। अब मारिया ने गुस्से से एक बार अपने सर पर रब किया और अगले ही पल उल्टे हाथ का मुक्का खींचकर उसने मलाइका को दे मारा था। मलाइका तुरंत दूर जा गिरी थी, उसके होठों के पास से खून तक निकलना शुरू हो गया था। टाइगर समझ चुका था मलाइका को जल्दी से होश नहीं आने वाला है, ये बात तो टाइगर भी जानता था। तब मारिया ने एक सपाट लूक टाइगर को दिया और जल्दी ही वहां से जाकर केबिन के अंदर बैठ गई थी और कुछ अपनी पुरानी बीती यादों में खो गई थी। वहीं दूसरी ओर अरमान के जाने के बाद आस्था, जो कि बेड से टेक लगाए बैठे बैठे ही सो गई थी। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी, लेकिन जब से उसे इस बात के बारे में पता चला था कि अरमान ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वह कॉलेज नहीं जाएगी, तब से उसके शरीर में एक अलग तरह की बेचैनी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर बनना उसकी नस नस में बस चुका था। वह हर हाल में डॉक्टर बनना चाहती थी, वह किसी भी कीमत पर अपना सपना पूरा करना चाहते थी। लेकिन अब जब से अरमान सिंघानिया एक बार फिर उसकी जिंदगी में आया था, तब से उसका सपना, उसकी रही सही उम्मीद भी टूट चुकी थी। वरना जब से डॉक्टर रश्मि ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवाया था, उसके मन में एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब वह डॉक्टर बन पाएगी, लेकिन अब तो सब कुछ बर्बाद होता सा नजर आ रहा था। और इस बीच आस्था, जिसे भूख भी लगी थी लेकिन स्ट्रेस लेने की वजह से वह अब बेहद अनकॉन्शियस हो चुकी थी। वही दादाजी, जो कि अरमान की बात सुनने के बाद इधर उधर टहल रहे थे, क्योंकि आस्था डेस्परेटली डॉक्टर बनना चाहती थी। ये बात वह अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए उन्होंने अरमान से भी बात की थी, लेकिन उन्हें पता था कि अरमान ये कभी भी पसंद नहीं करेगा कि आस्था अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करे या किसी और पेशे में जाए। फिलहाल दादाजी अब मायूस से हॉल में बैठे हुए थे। उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह आस्था से मिल सके या उसे दो बोल संतावना के दे सके, लेकिन तभी राजेश खाने की ट्रे हाथ में लिए दादाजी के पास आया। दादाजी उसे देख चुके थे और गंभीरता से पूछने लगे, क्या हुआ, तुम खाना लेकर गए थे ना? तब राजेश ने उनकी बातों का जवाब देते हुए बोला कि वह बॉस कहकर गए थे कि आस्था मैडम ने खाना नहीं खाया तो हम उनके लिए खाना लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। कितनी ही देर तक हमने दरवाज़ा खटखटा कर वापस आ गए। जैसे ही राजेश ने ये कहा, दादाजी कुछ चौंक गए और जोरों से ध्रुव और आहान को आवाज़ें लगाने लगे थे, क्योंकि उस वक्त दोनों ही घर पर मौजूद होते हैं। सुमित और आकाश वहां से निकल चुके थे, क्योंकि आज सुमित ने आकाश को फ़ोन करके बुला लिया था, लेकिन वह दोनों ही किसी जरूरी काम से बाहर चले गए थे। लेकिन आहान और ध्रुव दोनों उस वक्त वहीं मौजूद थे और कहीं ना कहीं जाने का प्लान भी बना रहे थे। इससे पहले ही दादाजी की घबराए आवाज़ सुनकर वह दोनों उनके सामने मौजूद थे। तब दादाजी ने उन दोनों को देखकर घबराई हुई आवाज़ में कहा, जल्दी जाओ
और जाकर देखो कि आस्था दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। तब तक हम भी धीरे धीरे चलकर सीढ़ियों से होकर आते हैं। ऐसे बोलकर दादाजी ने ध्रुव और आहान को आस्था के कमरे की वह रवाना कर दिया था और उन दोनों में भी दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुला। वो दोनों भी हैरान हो गए थे। फिर उन्हें दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन करना था और उसका पासवर्ड भी उन्हें पता नहीं था। अब वह दोनों परेशान हो गए थे क्योंकि वह दरवाजा अब अरमान के फिंगरप्रिंट से खुल सकता था। दादाजी भी तब तक वहां गए थे और बेचैनी से पूछने लगे, अब तक दरवाजा क्यों नहीं खुला? तब उन्होंने बताया कि दरवाजा अंदर से लॉक है। भाभी दरवाजा नहीं खोल रही है। अब अरमान भाई को ही बुलाना होगा, उनके फिंगरप्रिंट से ही दरवाजा खुलेगा। तब दादा झल्लाते हुए बोले, तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, फटाफट कॉल करो उसे। दादाजी की बात सुनकर ध्रुव ने जल्दी से अरमान को कॉल मिलाया। अरमान जो कि अपने शानदार केबिन में बैठा हुआ था, ऑफिस में बैठा हुआ था और अपनी कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट फाइल पर वर्क कर रहा था। जैसे ही ध्रुव का फोन आया उसने तुरंत कॉल उठा लिया क्योंकि वह चारों बेमतलब एक दूसरे को कॉल नहीं किया करते थे। अगर कोई जरूरी ही काम होता था तभी फोन किया करते थे। ध्रुव अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोला, भाई आपको अभी घर आना होगा। भाभी दरवाजा नहीं खोल रही है, बहुत देर हो गई है, प्लीज आप जल्द से जल्द घर आ जाए। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स के द्वारा दरवाजा खोलना होगा। ध्रुव की बात सुनकर अरमान की भवें आपस में जुड़ गई। एक पल फोन की स्क्रीन देखने के बाद वह खुद से बोला, क्या अब ये आफत मुझे ऑफिस में चैन से काम भी नहीं करने देगी क्या? कहीं ना कहीं सोचते हुए फटाफट से अरमान ने अपना बिजनेस सूट उठाया और जल्दी ही सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। टाइगर को ये खबर मिल चुकी थी और टाइगर और मारिया दोनों ही अरमान के साथ थे। अरमान जल्दी से घर पहुंच गया था। टाइगर और मारिया दोनों कमरे के बाहर खड़े हुए थे। ध्रुव, आहान और दादाजी भी वही अरमान का इंतजार कर रहे थे और अगले पल फिंगरप्रिंट के द्वारा लॉक ओपन किया गया। फटाफट से सब अंदर गए। जैसे वह अंदर गए, अरमान ने देखा कि आस्था को उसने जब लास्ट टाइम सीसीटीवी फुटेज में देखा था वह अभी भी वैसे ही बेड के सिरहाने से टेक लगाए आंखें बंद किया बैठी हुई थी। अरमान ये देखकर चौंक गया। तभी अरमान ने मारिया को ऑर्डर दिया, उठाओ इसको, क्योंकि अरमान को इस वक्त आस्था पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से उसे ऑफिस से घर आना पड़ा था, इसलिए उसने मारिया को से उठने के लिए कहा था। अब मारिया ने जैसे ही आस्था के माथे को छुआ तो वह शॉक होकर बोली, किंग क्वीन को फीवर है और यह सो नहीं रही है बल्कि यह बेहोश है। अब मारिया ने जैसे ही ये कहा, अरमान परेशान हो गया था और सोचने लगा, क्या इस आफत को बीमार होने के अलावा कोई और काम नहीं है? जब देखो बेहोश हो जाती है, जब देखो बीमार हो पड़ जाती है, जब देखो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, कभी इसे पैनिक अटैक आ जाता है। क्या सारी बीमारी इस आफत को हुई है? कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अरमान इरिटेट हो रहा था और अगले ही पल बोला, टाइगर डॉक्टर लेकर आओ और एक काम करो, 24 हॉर्स के लिए एक डॉक्टर की टीम यहीं पर शिफ्ट कर दो क्योंकि इस आफत के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अरमान की बातों में बेरुखी उन सभी ने महसूस कर ली थी और ध्रुव और आहान तो शर्मिंदगी से गड़े जा रहे थे क्योंकि उन्हें अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उन्होंने आस्था को की नर्क में लाकर झोंक दिया है। वही दादाजी तो बस गुमसुम से खड़े होकर अरमान को देख रहे थे तो कभी आस्था को देख रहे थे जिसका चेहरा एकदम पिला पड़ा हुआ था। पार्टी वाले दिन आस्था कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ये आस्था तो बिल्कुल बदली बदली से लग रही थी। उसका पूरा बेजान शरीर उन सबकी आंखों के सामने मौजूद था। जल्दी अरमान ने मारिया को इशारा किया था और मारिया ने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया था और टाइगर ने जल्दी ही अरमान के ही विला में एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल तैयार किया था जहां पर जरूरत का सारा सामान मौजूद था और डॉक्टर की एक टीम ने जल्दी आस्था का इलाज करना शुरू कर दिया था। दादाजी के इशारे पर आहान ने डॉक्टर रश्मि को भी कॉल कर दिया था ताकि वह विला में आ जाए क्योंकि डॉक्टर रश्मि ही है जिसका साथ आस्था को काफी अच्छा लगता है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।